नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से संबंधित है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट किया था, जो कि आपके चैप्टर 1 में आता है। चैप्टर 1 में एक सेक्शन हमारा बच रहा था, सेक्शन 2A। सेक्शन 2A बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में, कि कारखानों और जो संस्थापनों का है पंजीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस धारा के अनुसार प्रत्येक ऐसा कारखाना या स्थापन जिसे यह अधिनियम लागू होता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो इस संबंध में बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट किया जाए। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 2 अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 बात करता है कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में, निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद के बारे में। अध्याय 2 में हम लोग सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 25 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 हमें बताता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन किस तरीके से होगा और कौन इसका गठन करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना। इस धारा के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर निम्न प्रकार से की जाएगी। पहला, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रशासन के लिए एक निगम कॉरपोरेशन की स्थापना ऐसी तिथि से की जाएगी जिसे केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिस देकर इस निमित्त नियत करती है, और ऐसे निगम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहा जाएगा, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्लॉज 2 के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक निगमित निकाय होगा और उसका अपना एक शाश्वत उत्तराधिकार जिसे परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है, और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी। निगम पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा निगम भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था पर वाद प्रस्तुत कर सकेगा। जब हम लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा था तो उस टाइम हम लोगों ने कंपनी लॉ में जो कंपनी की स्पेशलिटीज़ देखी थी, वो ही यहाँ पे कॉरपोरेशन की भी होगी। जिस प्रकार कंपनी एक निगमित निकाय है, उसी प्रकार कॉरपोरेशन भी, जो अपना एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, वो भी एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा। मतलब उसके जो सदस्य हैं वो आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए जिस तरीके से कंपनी हमेशा के लिए बनी रहती है, उसी तरीके से ये जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये भी हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा जब तक कि इसे नियम बनाकर ख़त्म ना किया जाए। दूसरी बात, कंपनी की इसकी कॉरपोरेशन की अपनी एक सामान्य मुद्रा होगी जिसे कि कॉमन सील कहा जाता है, और जो कॉरपोरेशन है वह अपने नाम से किसी व्यक्ति या किसी संस्था के ऊपर वाद दायर कर सकता है, और ठीक उसी प्रकार कॉरपोरेशन के ऊपर भी वाद लाया जा सकता है न्यायालय में। इससे संबंधित एक केस है हरिहर प्रसाद वर्सेस वंशी मिस्र AIR 1931, पटना का यह केस है। इस केस में कहा गया था कि एक डिक्री या पंचाट जो न्यायाधिकरण द्वारा एक निगमित निकाय के विरुद्ध जारी किया जाए, उसका प्रवर्तन व्यक्तिगत सदस्यों के विरुद्ध न होकर उस निगमित निकाय की प्राप्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित होगा। मतलब उसके लिए कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन, कि ये जो निगम है उसका गठन किस प्रकार से होगा, कौन कौन उसके सदस्य होंगे। तो इस धारा के अनुसार निगम का गठन निम्नलिखित, नीचे ABCDEFG दिया गया है,
एक सूची दी गई है। ये सब लोग मिलकर, सदस्य मिलकर निगम का गठन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन होगा जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित एक उपाध्यक्ष, इसमें एक वाइस चेयरमैन भी होगा जिसका अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तीसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा कम से कम 5 नाम निर्देशित व्यक्ति होंगे। चौथा, जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू है उनमें से प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एक व्यक्ति जिसे संबद्ध राज्य सरकार नाम निर्देशित करे। ई में कहा गया है कि संघीय राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार नाम निर्देशित करे। एफ, नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्तियों का नाम निर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा, और जो केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों का नाम निर्देशन नियोजकों के ऐसे संगठनों से जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है परामर्श करके कर सकेगी। मतलब जो एम्प्लॉयर है उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा गठित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें की गवर्नमेंट ने अपनी मान्यता दी है, उनसे परामर्श करने के बाद ही उनको अपॉइंट किया जाएगा। जी में बताया गया है कि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी जिस तरीके से एम्प्लॉयर का है उसी प्रकार जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा गया है। तो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति का नाम केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों का नाम निर्देशन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए परामर्श करके ही किया जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर्स के 10 व्यक्ति हो गए और एम्प्लॉयज़ के भी 10 व्यक्ति हो गए। नेक्स्ट एच में बताया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय का जो मेडिकल प्रोफेशन है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले भी 2 व्यक्ति होंगे जिन्हें कि केंद्रीय सरकार चिकित्सा व्यवसायियों के ऐसे संगठनों से जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए परामर्श करके नाम निर्देशित किया जाएगा। आई में बताया गया है कि 3 संसद सदस्य जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बारे में बात की गई है कि 3 संसद सदस्य जिनमें से 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सदस्य होंगे और जिन्हें क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। मतलब 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और उनमें से 2 हाउस ऑफ पीपल जिसे कि लोकसभा कहा जाता है और उनका जो इलेक्शन होगा वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, और एक व्यक्ति होगा जो राज्यसभा का होगा और उसका जो निर्वाचन होगा वो कौन करेंगे, राज्यसभा के सदस्य करेंगे। तो इस तरीके से 3 संसद से व्यक्ति होंगे। और जो लास्ट में बताया गया कि निगम का एक महानिदेशक होगा जो पदेन सदस्य होगा, एक डायरेक्टर जनरल होगा, और जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉरपोरेशन होगा जो कि एक्स एफिसियो जिसे कि पदेन सदस्य कहा जाता है वह होगा। तो ये सब लोग मिलकर क्या करेंगे, कॉरपोरेशन का गठन करते हैं ये सभी व्यक्ति की, जिसमें एक चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 व्यक्ति हो गए, और जहाँ जहाँ जिस स्टेट में यह एक्ट लागू है वहाँ के प्रतिनिधित्व हो गए हैं, और जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रतिनिधि हो गया 10 व्यक्ति एम्प्लॉयर्स की तरफ से और 10 व्यक्ति एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और उनके द्वारा बनाए गए संगठनों से परामर्श करके उन लोगों को चुना जाएगा। 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स हो गए, ठीक है, और 1 महानिदेशक हो गया। तो ये सभी व्यक्ति मिलकर निगम का गठन करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो धारा 4 है उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कॉरपोरेशन का गठन है लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 सदस्य को छोड़कर बाकी सभी का क्या है, नाम निर्देशन पर आधारित है।
क्योंकि इन 3 लोगों को क्या है कि वही लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उनको निर्वाचित करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन के आधार पर निगम में भेजे जाते हैं और जिन राज्यों में यह नियम लागू है वहाँ की सरकारों द्वारा एक एक प्रतिनिधि का नाम निर्देशित किया जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 20 तक के अन्य सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्र और एक प्रतिनिधि का नाम निर्देशन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नियोजकों के 10 प्रतिनिधि, कर्मचारियों के 10 प्रतिनिधि तथा चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्तियों का नाम निर्देशन भी उनके उन संगठनों से परामर्श करके जिन्हें इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, केंद्र सरकार ही करेगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि सभी व्यक्तियों का जो नाम निर्देशित किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। एक केस आया था छोटा सा जिसका नाम था नोनी गोपाल वर्सेस पश्चिमी बंगाल राज्य और AIR 1960 का ये केस है कैलकाटा का। इस केस में हमने देखा कि जो मेडिकल प्रोफेशन से जो व्यक्ति आए हैं उनसे संबंधित था। तो इस वाद में कहा गया कि इसमें यह विनिश्चय किया गया कि जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा चिकित्सा अधिकारी होते हैं उन्हें राज्य सरकार का कर्मचारी माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 हमें बताता है कि निगम के सदस्यों की पदावधि यानी कि कितने ड्यूरेशन के लिए वो होते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन कितनी है। तो इस धारा के अनुसार इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित सदस्यों को छोड़कर निगम के उन सदस्यों की जो धारा 4 के खंड क, ख, घ और अण में निर्दिष्ट सदस्यों में और पदेन सदस्यों से भिन्न है, पदावधि 4 वर्ष तक की होगी। पदावधि उस तिथि से मानी जाएगी जिस तिथि को उनका नाम निर्देशन या निर्वाचन अनुसूचित किया गया था। तो जो सेक्शन 4 है उसका क्लॉज A, B, C, D और E इसके सदस्य कितने तक के लिए किए जाएंगे, 4 वर्ष तक के लिए किए जाएंगे। परंतु निगम का सदस्य 4 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी तब तक अपने पद को धारण करता रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का नाम निर्देशन या निर्वाचन अधिसूचित नहीं कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि वो जो सदस्य की जो सीट है वो खाली नहीं रहेगी, ठीक है, जब तक कि कोई दुर्घटना के फलस्वरूप अगर वो खाली ना हो जाती है या जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, इन जनरल जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। उपधारा 2 के अनुसार धारा 4 के खंड क, ख, ग, घ, अण में निर्दिष्ट निगम का सदस्य अपना पद नाम निर्देशित करने वाली सरकार के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सेक्शन 5 तक के जो उपबंध थे उनके बारे में बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।